कहानी का आगाज वुलन से होता है, जो कदीम आयरन फीट कबीले का वारिस और एक माहिर मार्शल आर्ट्स मास्टर है। कई साल बाद वो पहली बार एक बड़े शहर में आता है। इसी दौरान कुछ गैंगस्टर्स एक आदमी का पीछा करते हुए एक छोटे बच्चे से टकरा जाते हैं, जिससे उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। बच्चे की मदद करने के लिए वुलन उन लोगों के पीछे एक सुनसान गली तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जिन लोगों का वो पीछा कर रहे थे, अब वो उसे मारने वाले हैं। वुलन पहले उन्हें रोकने की कोशिश करता है, टीम के पैसों का बहाना बनाकर उनका ध्यान बटाता है, लेकिन जब वो उस पर हमला कर देते हैं तो वो जवाब देने में देर नहीं करता। अकेला ही वो 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों का मुकाबला करता है और अपनी किंग फू महारत से सबको शिकस्त दे देता है। कुछ ही देर में लड़ाई खत्म हो जाती है और वहां सिर्फ वॉरेन ही खड़ा रह जाता है। जिस आदमी की उसने जान बचाई थी उसका नाम जिया शान है, जो शहर का एक अमीर बिजनेसमैन है। वो वॉलेन को इनाम के तौर पर पैसे देना चाहता है, लेकिन वॉलेन इनकार कर देता है। उसके बाद वो वापस उसी बच्चे के पास जाता है और उसे नई आइसक्रीम खरीद कर देता है। तभी कई गाड़ियां आकर इसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। इनमें से एक आदमी बाहर निकलकर सीधा वोलन को गले लगा लेता है। उसका नाम जियांग ली है, जो एक किंग फू मास्टर होने के साथ साथ 771 सिक्योरिटी कंपनी का मालिक भी है। दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द रह चुके हैं और बचपन से साथ ट्रेनिंग करते आए थे। बाद में जियांग ली बेहतर जिंदगी के लिए शहर आ गया, जहां उसने काफी पैसा और पहचान बनाई। ताहम इस दौरान वो अपने उस्ताद की कई तालीमात से दूर हो गया। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जियांग ली अपनी मर्जी से गांव नहीं छोड़कर आया था। ट्रेनिंग के वक्त उससे एक बड़ी गलती हो गई थी, जिसके बाद उसके उस्ताद ने उसे कबीले से निकाल दिया था। उस्ताद का मानना था कि वो मुकद्दस किंगफू विद्या सीखने के काबिल नहीं रहा। ये सुनने के बाद वोलन अपने साथ लाया हुआ एक कलश निकालता है और बताता है कि उनके उस्ताद का इंतकाल हो चुका है। ये खबर सुनकर जियांग ली कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। उसे अपने उस्ताद के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आने लगता है। अगले दिन दोनों जियांग ली के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं। सिक्योरिटी चेक के दौरान सख्तगीर वॉलन से उसके धात के जूते उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग ली इन जूतों की अहमियत जानता था, इसलिए वो गार्ड्स को इन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। इसी वक्त बिजनेसमैन जिया शान अपनी बेटी की हिफाजत के लिए एक बॉडीगार्ड की तलाश में वहां आता है। जियांग ली अपने कई लड़कों की ताकत दिखाता है, लेकिन जिया शान की नजर वॉलन पर ठहर जाती है। वो इसी को अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। वॉलन ये जिम्मेदारी कबूल कर लेता है, क्योंकि उसके उस्ताद ने उसे सिखाया था कि एक मुहाफिज अपने मालिक की हिफाजत ये हर मुमकिन कोशिश करता है। अगली सुबह वुलन की मुलाकात जिया शान की बेटी फीफी से होती है। वो इसे देखकर घबरा जाती है और इसे चोर समझ बैठती है। जब इसे पता चलता है कि वुलन उसका नया बॉडीगार्ड है, तो वो इसे पैसे देकर दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वुलन अपने काम से पीछे नहीं हटता। आखिर में वो इसे डराने के लिए नकली पिस्तौल भी निकालती है, लेकिन वुलन बिल्कुल पुरसुकून रहता है। बाद में दोनों एक मॉल जाते हैं। फीफी जहां भी जाती है, वुलन उसकी हिफाजत के लिए उसके पीछे चलता रहता है। तभी नई फीफी कुछ लड़कों को एक लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए देखती है। वो उनके पास जाकर लीडर को थप्पड़ मार देती है, लेकिन जब वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो झूठ बोल देती है कि ऐसा करने के लिए वोलन ने कहा था। गुंडे वोलन के पास आते हैं, लेकिन वो कह देता है कि वो फीफी को जानता तक नहीं। ये सुनकर वो लोग फीफी के पीछे दौड़ने लगते हैं। कुछ देर तक वोलन उन्हें देखता रहता है, लेकिन आखिर में वो बीच में आकर सबको रोक देता है और उनसे माफी मंगवा लेता है। इसी रात वोलन को बचपन का एक वाकया याद आता है। जब वो सिर्फ 7 साल का था तो उसके वालिद उसे एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। उसका वालिद एक करप्ट बिजनेसमैन था। ऐसा करने से पहले उसने कहा था कि कामयाबी के लिए हमेशा कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था, इसका जवाब वॉलेन को आज तक नहीं मिला। इसी दौरान कहानी में गैंगस्टर मिस्टर फू की एंट्री होती है। कभी जिया शान इसी के लिए काम करता था, लेकिन अब वो उसे खत्म करना चाहता है, क्योंकि जिया शान के पास इसके गैर कानूनी कामों की मालूमात मौजूद हैं। तभी इसका मिन ज्योतिषी कहता है कि उसका अंजाम करीब है। ये सुनते ही मिस्टर फो गुस्से में उसी ज्योतिषी को गोली मार देता है। अगले दिन वोलन और फीफी एक रेस्टोरेंट जाते हैं। फीफी खाना खा रही होती है, जबकि वोलन आसपास मौजूद हर शख्स पर नजर रखे होता है। तभी वो अचानक एक वेट्रेस को पकड़ लेता है और कहता है कि वो फीफी को नुकसान पहुंचाने वाली है। फीफी उसकी बात पर यकीन नहीं करती और गुस्से में वॉशरूम चली जाती है। वोलन उसके पीछे जाकर उसे फौरन बाहर ले आता है। घर लौटते वक्त के दरमियान फिर बहस होने लगती है। आसपास मौजूद कुछ लोग समझते हैं कि वोलन उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वो बीच में आ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर फीफी वहां से भाग जाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही वेट्रेस और वेटर उसका अगवा कर लेते हैं। इससे साफ हो जाता है कि वोलन का शक सही था। वोलन फौरन उनकी गाड़ी का पीछा करता है। वो एक ओवरब्रिज से छलांग लगाकर चलती गाड़ी की छत पर पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर बाद नीचे गिर जाता है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता। इस बार वो हुकूमत के सामने खड़ा होकर उसे रोक देता है।
फिर निकाब पोश अगवाकार से लड़ाई करता है और आखिरकार फीफी को महफूज तरीके से छुड़ा लेता है। जब दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो फीफी आखिरकार वोलन से पूछ ही लेती है कि उसे कैसे पता चला था कि वही वेटर और वेट्रेस उसका अगवा करने वाले थे। वोलन पुरसुकून होकर जवाब देता है कि उसने बरसों तक खुद को लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की तरबियत दी है। इंसान अपने अल्फाज से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें, हाथों की हरकत और चेहरे अक्सर सच बता देते हैं। उसे इन दोनों की चाल ढाल देखकर पहले ही शक हो गया था कि वो किसी गलत इरादे से वहां आए हैं। ये सुनकर फैफी भी पहली बार अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि बचपन से ही उसके साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स रहे हैं। जहां भी वो जाती कोई ना कोई उसकी निगरानी करता रहता था। उसे कभी अपनी मर्जी से घूमने, दोस्तों से मिलने या खुलकर जीने की आजादी नहीं मिली। इसी वजह से वो सब बॉडीगार्ड से नफरत करने लगी थी। लेकिन कुछ देर खामोश रहने के बाद वो मुस्कुराकर कहती है कि पोलिन बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसके अंदर लालच नहीं है और वो सिर्फ अपना फर्ज निभाता है। इसी रात फैफी अपनी माँ की पुरानी तस्वीर हाथ में लेकर काफी देर तक उसे देखती रहती है और उनकी याद में जज्बाती होकर रो पड़ती है। दूसरी तरफ गैंगस्टर मिस्टर फो अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को जियांग ली के पास भेजता है। इसका मकसद साफ होता है, वो हर कीमत पर जिया शान को मरवा देना चाहता है। शुरू में जियांग ली इस काम के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वो मजबूरी में हामी भर लेता है। असल में जब वो कई साल पहले गांव छोड़कर पहली बार शहर आया था तो उसके पास ना पैसा था और ना ही कोई सहारा। इसी वक्त मिस्टर फो ने उसकी मदद की थी, उसे काम दिया था और अपना सिक्योरिटी बिजनेस खड़ा करने में उसका साथ दिया था। इसी पुराने एहसान की वजह से जियांग ली आज भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगले दिन वोलिन और जियांग ली एक जेरे तामीर इमारत पर आमने सामने मिलते हैं। जियांग ली गरूर से कहता है कि वोलिन को असली दुनिया की कोई समझ नहीं है। उसके मुताबिक सिर्फ कफू सीख लेने से जिंदगी नहीं चलती, बल्कि ताकत के साथ बड़े लोगों से ताल्लुकात और पैसे की भी जरूरत होती है। फिर वो वोलन से कहता है कि वो फिफ ए की सिक्योरिटी छोड़ दे, लेकिन वोलन एक लम्हा भी सोचे बगैर साफ इनकार कर देता है। यहीं से दोनों पुराने गुरु भाई पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जियांग ली अपने दिल में सालों से छुपी हुई जलन भी बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि उनके गुरु हमेशा वोलन को इससे ज्यादा पसंद करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वो खास लोहे के जूते वोलन को दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि वही उनका सबसे काबिल शागिर्द है। जियांग ली अब साबित करना चाहता था कि असल जंगजू कौन है। उसके बाद दोनों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों के मुक्कों और किक्स का सिलसिला मुसलसल एक दूसरे पर जारी रहता है, लेकिन काफी देर तक कोई भी दूसरे पर भारी नहीं पड़ता। आखिर में जियांग ली अपनी सबसे खतरनाक आयरन फिश तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसका एक जोरदार मक्का सीधा वोलन के सीने पर लगता है, जिससे वो कई फीट दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है जा लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जियांग ली गुस्से में कहता है कि आज से उनका भाईचारे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस वाकये के बाद वोलन फीफी को शहर से दूर समंदर किनारे बने एक सुनसान घर में ले जाता है ताकि वो दुश्मनों की नजरों से दूर रह सके। वहां दोनों कुछ दिन सुकून से गुजारते हैं और रोजाना किंग फू की प्रैक्टिस करते हैं। इसी दौरान वोलन फीफी को अपने लोहे के जूतों का राज बताता है। वो कहता है कि उसके दोनों जूतों का वजन 2525 किलो है और पिछले सालों से वो उन्हें मुसलसल पहनकर ट्रेनिंग कर रहा है। इसका मकसद 108 किक्स नामी एक निहायत मुश्किल तकनीक में महारत हासिल करना है। वोलिन मुस्कुराते हुए कहता है कि जिस दिन ये जूते उसके पैरों से उतरेंगे उसी दिन उसकी असल ताकत पूरी दुनिया देखेगी। वोलिन सीधा जियांग ली के ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पहुंच जाता है। वहां एक कमरे में मिस्टर फो, जियांग ली, फीफी और जिया शान पहले से मौजूद होते हैं। वोलिन को देखते ही मिस्टर फो मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? इस पर वोलन बगैर डरे जवाब देता है, कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी ही पड़ती है। ये बात सुनते ही मिस्टर फू के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि यही अल्फाज उसने कई साल पहले अपने छोटे बेटे से कहे थे, उसे मारने से ठीक पहले। तभी फिल्म में एक बड़ा राज खुलता है। असल में मिस्टर फू और जिया शान कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन लालच में आकर फू ने पुलिस के हाथों जिया शान को पकड़वा दिया। इसी वाक़े के दौरान जिया शान की बीवी की मौत हो गई। तब शांत सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वो मिस्टर फू से अपना बदला ले सके। दूसरी तरफ वोलन भी कोई आम इंसान नहीं था। वो असल में मिस्टर फू का अपना बेटा था। फू उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि छोटा सा वोलन सिर्फ अपनी नजरों से एक जंगली जानवर को भगा देता है। ये देखकर वो अपने भरोसेमंद नजूमी के पास गया। नजूमी ने कहा कि एक दिन यही बच्चा उसकी सल्तनत और उसकी मौत की वजह बनेगा।
इसी पेशगोई से डरकर फो ने अपने ही बेटे को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था। अब हाल में खड़ा फो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि नजूमी की बात आखिरकार सच साबित हो गई। वो बगैर देर किए अपनी बंदूक निकालता है और वोलन पर गोली चला देता है, लेकिन ठीक इसी वक्त जांग ली बीच में आकर उसे रोक देता है। जांग ली कहता है कि वो अब मिस्टर फू के लिए मजीद काम नहीं करेगा। सालों तक उसने इसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अब वो इसकी गैर कानूनी दुनिया का मोहरा बनकर नहीं जीना चाहता। वो चाहता है कि इस लड़ाई का फैसला सिर्फ उसके और वॉलन के दरमियान हो। साथ ही वो अपनी आंखों से वॉलन की 108 किक्स तकनीक की असल ताकत भी देखना चाहता था। इसके बाद दोनों गुरु भाइयों के दरमियान आखिरी मुकाबला शुरू होता है। इस बार जांग ली के हाथों में ताकत बढ़ाने वाले दस्ताने होते हैं, जिनकी वजह से शुरुआत में वोलन पर भारी पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, बगैर भारी जूतों के वोलन अपनी पूरी रफ्तार और ताकत दिखाने लगता है। उसकी 108 किक्स के सामने जांग ली आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार हार के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी मिस्टर फो पीछे से गोली चला देता है। गोली सीधी जांग ली को लगती है। मरने से पहले वो वोलन की तरफ देखकर कहता है कि अब आयरन फिस्ट की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। इतना कहकर वो हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। अब कमरे में सिर्फ वोलन और मिस्टर फू बचते हैं। अपने सबसे भरोसामंद आदमी की मौत देखने के बाद फू को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो वोलन से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुस्से में वोलन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आखिरी लम्हे में खुद को रोक लेता है। उसे अपने गुरु की सीख याद आती है कि एक सच्चा था कभी नत्ते या हारे हुए दुश्मन की हलाकत नहीं करता। इसलिए वो मिस्टर फू की जान बख्श देता है और उसे उसकी बर्बाद हो चुकी सल्तनत के साथ अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। फिल्म के आखिर में वॉलन अपने पुराने गुरु भाई जैंग ली की राख हवा में बहा देता है और अपने गुरु की विरासत को आगे बढ़ाने का अज़्म करता है। यही इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।